हे एवरीवन, कैसे हो आप पहुंच चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 315 पे। इसमें फाइनली 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन शुरू होने वाला है। वैसे पिछला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि ये सीधा फ्यूचर के इवेंट से जुड़ा हुआ है और वो शाओ गुई भी काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। चलो हम सीधे इस एपिसोड पे आते हैं। जैसे जैसे टाइम और भी करीब आता है, सिफेंग सिटी में आने वाली अलग अलग फोर्सेस और भी ज्यादा रेस्टलेस होती जाती हैं। इनकी बेचैनी का बढ़ना नॉर्मल भी था। सिफेंग सिटी की नॉर्थ में नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्सेस रहती थी। भले नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट कई फैक्शंस का घर हो, लेकिन ऐसे कुछ ही सेक्ट्स होते हैं जिन्हें ओवरलॉर्ड का टाइटल दिया जा सकता था। इनमें से एक होता है घोस्ट शैडो वैली। ये एक मिस्टीरियस टाइप की फोर्स थी जिसके बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती है, लेकिन लेजेंड्स के हिसाब से इसका फाउंडर एक पावरफुल डार्क एट्रीब्यूट का कल्टिवेटर था जिसने लीसोल रियल्म को भी अटेन कर रखा था। शायद इसी वजह से इस फोर्सेस के ज्यादातर कल्टिवेटर्स डार्क फोर्स वाले होते हैं। डार्क एट्रीब्यूट काफी अनयूजुअल था। इसका नेचर बहुत सिनिस्टर और ईरी होता है। चाहे पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की बात करिए तो में डार्क एट्रीब्यूट के बहुत कम लोग मिलेंगे। इसकी खासियत होती है छिपने में और जानलेवा हमला करने में। ऑफ कोर्स जहाँ तक बात रही इसके गहरे सीक्रेट्स की, इसके बारे में तो बस अनुभवी लोग जानते थे। डार्क एलिमेंट के प्रैक्टिशनर्स लॉर्ड ऑफ डार्कनेस या फिर प्लूटो को पूजा करते थे, जो कि डार्क प्लेस की एंटिटीज है। हालांकि लॉर्ड ऑफ डार्कनेस और प्लूटो के एग्जिस्टेंस को कोई कंफर्म नहीं कर सकता, मतलब क्या ये होते भी हैं, लेकिन रूमर्स कहते हैं दोनों अलग अलग हैं और इनकी स्टैंड सोल्टर लॉर्ड के लेवल की है। ऑफ कोर्स इसमें कितना सच है और कितना झूठ ये तो समय ही बताएगा। हमारा सीन फोकस करता है कि एंशिएंट से वुडन डोर के पीछे, जहाँ दो डरावनी आंखें दिखाई देती हैं। एक आवाज कहती है मास्टर। इसके रिप्लाई में वो फीमेल वॉइस बोलती है टियानजू, तो तुम आ गए हो। इस अंधकार में एक एल्डरली फिगर होता है। हम भले इसका चेहरा न देख पा रहे हो, लेकिन इसकी बॉडी से रेडिएट होने वाला वो शेयर प्रेशर बता रहा था कि बहुत भयानक स्ट्रेंथ को रखती है। वो आने वाला नौजवान पूछता है मास्टर आपने मुझे क्यों बुलाया। इसके जवाब में बूढ़ी आवाज बोलती है हमारे घोस्ट शैडो वैली को लीसोल डोमेन में गए हुए काफी समय बीत चुका है, हमें उस लिस्ट में नाम बनाना ही होगा। हमारी घोस्ट शैडो वैली में एक पावरफुल प्रोफेसी भी है जिसके हिसाब से अंडरवर्ल्ड के एंट्रेंस को ढूंढने के लिए लीसोल रियम तक पहुंचना जरूरी है। अगर हमें सच में वो रास्ता मिल जाता है तो हमारी घोस्ट शैडो वैली इन सातों दुनिया को डोमिनेट करने की पावर हासिल कर पाएगी। ये सुनकर उस बंदे फेंजू की भौं से उड़ जाती है। वो खुद से कहता है लीसोल रियम में एंटर करके अंडरवर्ल्ड के द्वार को ढूंढना। अंडरवर्ल्ड एक इल्यूसिव सिनिस्टर जगह थी। पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में भी इसके बारे में जानने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन एक बात सबको पता होती है कि इस जगह में उन काली शक्तियों का राज होता है और मौजूद होती है अनडेड बीइंग्स, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे डेंजरस जगहों में से एक हो जाती है। वो शैडो वैली तो हमेशा डार्कनेस के लिए जानी जाती है, इसलिए उनके हिसाब से अगर वो अंडरवर्ल्ड में पैर रख पाते हैं तो वो उस पावर को हासिल कर पाएंगे जिसे कोई सोच भी नहीं सकता है। वो टियानजू गहरी सांस लेके अपनी कोल्ड आवाज में कहता है मास्टर इस मिशन को पूरा करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, और अगर किसी की मुझे रोकने की हिम्मत हुई तो उसे खत्म होना होगा। ये कहती है उसकी बॉडी से रिलीज होती है कुछ डार्क फ्लक्चुएशंस। हमें मालूम पड़ता है कि बंदा 3 स्टार दोशियान के पीक पे पहुंच चुका है। हमें फिर से उस बुढ़िया की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है जाओ, जैसे ही कल रूल्स अनाउंस होंगे असली कॉन्टेस्ट शुरू होगा। फिर वो खुद से कहती है प्लूटो तुम हो कहाँ पे। तुम्हारी डिवोट फॉलोवर होने की वजह से मुझे अंडरवर्ल्ड का एंट्रेंस ढूंढना ही होगा। नजारा दिखाया जाता है वेंसोल पैलेस का। एक पहाड़ के सामने 2 यंग डिसाइपल्स अपीयर होते हैं। दोनों के और स्थिर और नोबल थे। ये बेसिकली सच्चाई के पुजारी वाला मामला था। वेंसोल पैलेस हमेशा से अपने राइशस पाथ के लिए जाना गया है, जिससे विजन हंटियाना में सबके रिस्पेक्ट हासिल कर लेता है। वो बड़ा डिसाइपल आसमान को देख के बोलता है जूनियर ब्रदर अब 4 कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है। इस व्यक्ति की आंखें इमोशन और दुख से भरी हुई थी। ये देख के उसका जूनियर ब्रदर बोलता है कॉम्पिटिशन में हार और जीत बिल्कुल नॉर्मल चीज है। फिर सीनियर ब्रदर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो। वो ओल्डर डिसाइपल हल्की आवाज में कहता है हर बार ये कॉम्पिटिशन मैदान को खून से रंग देता है। अगर पॉसिबल होता तो मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगा। क्या तुम्हें पिछली बार का याद है जब हमने घोस्ट शैडो वैली का सामना किया था। उस बैटल ने हमारे दोनों सीनियर ब्रदर्स की जान ले ली थी। चाहे वो आखिरी स्पॉट कितना भी कीमती हो, लेकिन आखिर किसी की जान से ज्यादा कीमती कैसे हो सकता है। वो जूनियर ब्रदर उसे दिलासा देते हुए बोलते सीनियर ब्रदर किस्मत को अपना रास्ता बनाने दो। क्या मास्टर ने नहीं कहा था लाइफ और डेथ सब डेस्टिनी पे डिपेंड करते हैं। इन चीजों के बारे में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर दोनों एक दूसरी तरफ स्माइल करके बोलते हैं चलो प्रार्थना करते हैं कि इस बार जीत हमारी सेक्ट को हासिल हो। इन दोनों की ओर 3 स्टार दोशियान के लेट स्टेज और पीक पे होते हैं। सीन जाता है 20 सोल अलायंस की तरफ। एक लग्जूरियस हॉल में एक मिडिल एज मैन और एक नौजवान खड़ा हुआ था। इनकी आंखों में पैसे और पावर का नशा साफ दिखाई देता है। वो नौजवान बोलते है फादर मैं इस कॉम्पिटिशन में ऐसा परफॉर्म करूंगा कि आप निराश नहीं होगे। मेरे नई कल्टिवेटेड सोल बीस्ट और मेरे स्टैंड के साथ अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये हंटियान में सोल बीस्ट अलायंस भी काफी फेमस थे और जैसा कि इनका नाम
दुनिया में जाने जाते हैं सोल बीस्ट को कमांड करने के लिए। उस नौजवान का पिता बोलता है वो नया सोल बीस्ट तो सच में पावरफुल है, लेकिन तुम्हें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये कंपटीशन बहुत क्रिटिकल है। लीसोल डोमेन में एंटर करने के बाद ही मुझे चैन की सांस आएगी। वो बंदा बोलता है यस फादर। इन दोनों को जो लेटेस्ट सोल बीस्ट हासिल हुए थे उनके अंदर हल्का सा ड्रैगन ब्लड का ट्रेस होता है। खासकर इस नौजवान की परफेक्शन लेवल की 3 स्टार दोशियान की स्ट्रेंथ उसे खतरनाक कॉन्फिडेंस देने के लिए काफी थी। सिफेंग सिटी की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में हम कई मिस्टीरियस फिगर्स को अपीयर होते हुए देखते हैं। ये पेड़ों के बीच में खड़े हुए इंसानों जैसे दिखने वाले फिगर्स क्लियरली इंसान नहीं थे। इनके सामने एक सेडान चेयर थी जैसे हम हिंदी में रथ बोलते हैं, जिसके ऊपर बैठा होता है एक शैडोई फिगर। एक ब्लैक एनर्जी उस रथ के सामने आके बोलती है लॉर्ड हमें हेडक्वार्टर से एक मैसेज मिला है। सेक्ट मास्टर चाहते हैं कि आप हिडन सोसाइटी के साथ काम करके उस थंडर वैली के जियान को कैप्चर करो। उस काले धुएं में से फ्लोट होता है सिल्वरी स्क्रॉल जिसमें जियान की जानकारियां मौजूद थी। जब सेडान चेयर के ऊपर बैठा हुआ फिगर जियान की फिगर और उसके डिटेल्स को पढ़ता है हम उसके चेहरे पे डिस्डेनफुल एक्सप्रेशन आते हुए देखते हैं। वो बोलते हैं बस एक अर्ली स्टेज 3 स्टार दोशियान और ये चाहते हैं कि मेरे जैसा 3 स्टार दोशियान परफेक्शन लेवल का पावर हाउस बस इसे कैप्चर करने पे ध्यान दे। क्या सेक्ट मास्टर और वो नालायक बुड्ढे इतने पागल हो चुके हैं? वो काला धुआं गायब होने से पहले बोलता है सेक्ट मास्टर ने कहा है कि बच्चा ऑर्डिनरी नहीं है, इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। वो सेडान चेयर पे बैठा हुआ अनडेड जियान की सीक्रेट्स को और भी ध्यान से पढ़ता है। वो कहता है ग्रेट फ्लेम सीड सोल पावर, लगता है इंटरेस्टिंग है। फिर उसके एक इशारे पे कई पपेट्स आके इस रथ को आगे खींचने लगे थे। ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं होता, ये नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के 1000 पपेट गोस्ट का एक ट्रू जीनियस था। इसका जन्म हुआ था गोस्ट वर्ल्ड में और ये अंदर ही अंदर इंसानों से बहुत गहरी नफरत करता है। अब तक न जाने कितने लोगों की जान इसके हाथ से जा चुकी है। खैर एक एक करके सारी फोर्सेस को गिना तो पॉसिबल नहीं है, बस ये समझ लो कि टायमिंग विला फुल एक्टिविटी मोड में होता है। इस हसल वसल में आज की रात फिर से गुजर जाती है। हम अगले नए दिन पे फोकस करते हैं। आज के दिन ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के थंडर वैली के डिसाइपल्स यू फैमिली सिस्टर्स ल्यूचिंग दुकीफे म्यूगी और बाकी लोग पहले एक ग्रैंड हॉल में इकट्ठे हो गए थे, लेकिन यहाँ पे जियान दिखाई नहीं देता। ये नोटिस करके येंजी पूछती है जियान कहाँ पे गया। दुकीफे भी चारों तरफ देख के बोलती है चलो मैं उसे बुलाने जाती हूँ। वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। हाउएवर इसी मोमेंट में क्रैक की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है और हम जियान को अंदर आते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके बोलता है मैं कुछ ज्यादा लेट तो नहीं हूँ क्यों? जब लीडर सीट पे बैठी हुई डूटियानो इस अनफेमिलियर फिगर को देखते हैं उनकी आंखें नैरो हो गई थी। वो इस न्यू कमर के ऑरे में से कुछ अजीब सा फील कर रहे थे। पहली मास्टर कहते हैं ओ और ये कौन है? जैन शाओगुई के कंधे को थपथपाते हुए बोलता है ये मेरा छोटा भाई शाओगुई है। शाओगुई सबको हेलो बोलो। जब से जियान शाओगुई को अपने राइट हैंड में वापस लेके गया था वो तब से उसे कई कॉमन सेंस की चीजें सिखा रहा होता है और तो और सोवियत लॉर्ड की हेल्प से शाओगुई का ऑरा और उसकी अपीयरेंस काफी बड़े बदलाव से गुजर चुके होते हैं। जब तक किसी की स्ट्रेंथ 6 स्टार दोशियान है उससे ऊपर नहीं होती वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि शाओगुई एक हाइब्रिड है। इसलिए जियान को भी थोड़ा अच्छा महसूस होता है। लोग एक करके शाओगुई की तरफ नोट करने लगे थे, खासकर जब उसके सॉलिड 3 स्टार दोशियान मिड स्टेज के ऑरे को सेंस करते हैं लोगों की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। आफ्टर ज्यादातर बस अर्ली स्टेज में होते हैं। कुछ समय बाद की बात जब डूटियानो अपनी सीट से खड़े हो गए थे वो बोलते हैं वेल क्योंकि तुम सब इकट्ठे हो चुके हो तो चलने का समय आ गया। इस हॉल में तेज चीयर की आवाजें गूंजती हैं। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को चारों कॉन्टिनेंट्स में थर्ड पे रखा जाता है और मेनली इनके डिसाइपल्स होते हैं 3 स्टार दोशियान के अर्ली स्टेज पे। वहीं पे सबसे कमजोर होते हैं नानजो के डिसाइपल्स जिनकी स्ट्रेंथ 2 स्टार दोशियान की थी। हम पहले जानते हैं कि टियानमिंग विला सिफेंग सिटी के बिल्कुल बीच में एग्जिस्ट करता था और आज सारी की सारी फोर्सेस वहीं पे इकट्ठी हो रही होती है। आखिरकार आज ही कॉम्पिटिशन की रूल्स और एंट्रेंस पैसेज के बारे में बताया जाएगा। टियानमिंग विला के सामने एक चौखूटा प्लाजा था जो कि हजारों मीटर चौड़ा होगा। आज ये भले ही सुबह का समय हो लेकिन इन लोगों से पहले ही भर चुका होता है। हम फाइनली यहाँ पे जियान के ग्रुप को आते हुए देखते हैं। जब यहाँ के ऑर्डर को मेंटेन कर रहे सोल्जर्स डूटियानो को पहचानते हैं वो तुरंत ही आगे आके बोलते हैं ओ थंडर वैली के वैली लॉर्ड आइए प्लीज इस तरफ आइए। जब उन्हें अपनी डेजिग्नेटेड सीट्स पर ले जाया जा रहा था जियान को जाने पहचाने चेहरे दिखाई देते हैं। दुकीफे बोलती है शू इन पवेलियन। अच्छी बात यह है कि इससे पहले एक दूसरे को कहीं ताने फाने मार पाते। स्क्वायर के बीच में एक सफेद बालों वाला बुड्ढा पेयर होता है। वेल्डर है करके बोलता है तो आप सभी इतने जल्दी इकट्ठे हो गए। इस बुड्ढे को देख के जियान सरप्राइज हो गया था। वो कहता है ओल्ड मैन ये जाना पहचाना लग रहा है, क्या इसे मैंने मेडिसिन पवेलियन के बाहर नहीं देखा? तभी डूटियानो एक्सप्लेन करते हैं टियानमिंग विला के एक अथॉरिटेटिव फिगर है। इनकी पावर कई अलग अलग जगहों तक फैली हुई है। भले इनकी स्ट्रेंथ मेरे बराबर हो लेकर अगर हम फाइट करते हैं तो कहना मुश्किल है कि कौन जीतने वाला है। पहली मास्टर की बात को सुन के डंगजो के साइड डिसाइपल्स इंप्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं इतने पावरफुल। वेल्डर जैसे जैसे हवा में उठता है उसकी बॉडी में से रिलीज होती है चमकती हुई रोशनी। एट द सेम टाइम वो अपनी अथॉरिटी से भरी आवाज में सबका वेलकम
वेलकम करते हैं। फिर वैंग के साउंड के साथ उनका ऑरा हल्का सा रिलीज होता है, जिससे बनवाने की आवाजें बिल्कुल शांत हो जाती हैं। वो एल्डर अनाउंस करते हैं वेला मास्टर के ऑर्डर से इस कंपटीशन का मैं ओवरसीयर हूँ और ये 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन डीमन सप्रेशन ट्रायल के फॉर्म में कंडक्ट किया जाएगा। ये बात लोगों के बीच में शॉक की रिपल फैला देती है। वो कहते हैं क्या डीमन सप्रेशन प्रिजन, क्या ये उन 70 डीमन सप्रेशन प्रिजन्स में से एक है जो ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स के अलग अलग जगहों पे मौजूद है और हर एक प्रिजन के अंदर डेंजरस इविल रेस को सप्रेस करके रखा जाता है। ये कॉम्पिटिशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है। बस डीमन सप्रेशन प्रिजन के नाम से ही अच्छे टेरिफाइड फील करने लगे थे। एक्सप्रेशंस तो जान के भी डार्क होने लगते हैं। तभी वो एल्डर फिर से अपनी थंडर जैसी आवाज में बोलता है ये कंपटीशन होगा हमारी टैनविंग विला के डीमन सप्रेशन प्रिजन में। प्रिजन नंबर 11 है और इसे कहा जाता है पॉइजन टेम्पल। इसके अंदर इविल रेस की एक एम्पर क्लास की एंटिटी को भी सप्रेस किया जा रहा है, जिसकी ताकत 6 स्टार दोशियान के लेवल की होने वाली है। अभी दुकेफे और बाकियों की आंखें एकदम वाइड हो गई थी। चीफे कहती एम्पर लेवल एक 6 स्टार दोशियान के बराबर। जब कुछ समय पहले वो 5 स्टार हाफ एम्पर उनके थंडर टोम में एंटर हुआ था, उसे रोकने के लिए खुद थंडर वैली मास्टर को आगे आना पड़ा था, वरना डोंग तबाह हो चुका होता। लेकिन अब यहाँ पे एक एक्चुअल एम्पर लेवल की एंटिटी की बात हो रही है, जो कि इविल रेस के 2 किंग्स में से एक होता है। ऑफकोर्स अनाउंसमेंट करने वाले एल्डर टियान को अच्छे से पता होता है कि ये लोग उस 6 स्टार दोशियान लेवल की इविल एंटिटी के सामने चींटी के बराबर भी नहीं है। इसलिए वो कहते हैं डोंट वरी, भले ही पॉइजन टेम्पल के अंदर और इविल क्रीचर्स खुले घूम रहे हो, लेकिन उस एम्पर लेवल की एंटिटी को अच्छे से सील करके रखा गया है। तुम सबका मेन ऑब्जेक्टिव इन इविल विंग्स को खत्म करने का होगा। वो एम्पर लेवल की एंटिटी आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये ट्रायल होगा पॉइंट बेस्ड। जितने ज्यादा इविल क्रीचर्स को तुम खत्म करोगे, पॉइंट्स उतने ज्यादा बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स इविल रेस की हायरार्की भी होती है, इसलिए पावरफुल इविल विंग को फिनिश करने के बाद तुम्हें नॉर्मल से कई गुना पॉइंट्स मिल सकते हैं और इन विंग्स के लेवल्स होंगे मोर्टल, अर्थ और हेवन। ऑफ कोर्स तुम अपने अपोनेंट्स के कार्ड्स भी चुरा सकते हो, लेकिन ऐसा तभी करना जब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ हो। इस कंपटीशन के टॉप 10 में आने वालों को सीधा लिसोल डोमेन के लिए रिकमेंड किया जाएगा। यहाँ तक बोलते बोलते एल्डर की आवाज भी कोल्ड हो गई थी और उनकी आंखें पैनी। क्लियरली ये वाला कंपटीशन अब तक हुए कंपटीशंस में सबसे रूथलेस होने वाला है। हालांकि इस अनाउंसमेंट को सुन के लोगों के रोंगटे तो खड़े होते हैं, लेकिन साथ में फैलती गहरी एक्साइटमेंट। वो टॉप जीनियसेस कहते हैं पॉइंट बेस्ड एक्सपीरियंस, और वो भी डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर। इंटरेस्टिंग। हम फोकस करते हैं जियान के ऊपर, जिसे स्टोरी लॉर्ड बोलते हैं अनएक्सपेक्टेडली। इस टैनविंग विला में एक डीमन सप्रेशन प्रिजन है और वो भी 11th रैंक पॉइजन टेम्पल। चारों तरफ लोगों की फायरी हॉट आंखों को देख के जियान पूछते हैं मास्टर, इस पॉइजन सप्रेशन डीमन टेम्पल के अंदर ऐसा कौन सील है? स्टोरी लॉर्ड बताते हैं ये जो 17 सप्रेसिंग डीमन प्रिजन्स हैं, ये सब कम से कम एक एम्पर लेवल के पावर हाउस को रखती है। इनमें भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इतना पावरफुल होगा कि जिसका सामना करने से पहले मुझे भी सोचना पड़ेगा। जहाँ तक बात रही इस पॉइजन टेम्पल के अंदर, मुझे लगता है यहाँ होगी पॉइजन डीमन एम्प्रेस। जियान खुद से बोलता है पॉइजन टेम्पल की पॉइजन डीमन एम्प्रेस। हालांकि जियान ये नाम पहले सुना नहीं होता, लेकिन उसकी इंट्यूशन कह रही थी कि इसे डील करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। लेकिन तब भी इसके बारे में पहले जानना थोड़ा सा रेशोरिंग था। हाउएवर उस अच्छे से ये भी मालूम होता है कि इविल रेस हमेशा अजीब और अनप्रेडिक्टेबल होती है। इनकी अलग अलग इनेट पावर्स होती है, उन्हें हैंडल करने के लिए कुछ खास किस्म की एनर्जीज की जरूरत होती है। खैर ऐसे ही खतरों को दबाने के लिए डीमन सप्रेशन प्रिजन क्रिएट करे गए। उसे याद था कि घोस्ट फेस सोल फ्लेम की तलाश में वो सीधा 15वें डीमन सप्रेशन प्रिजन में एंटर कर गया था। और वो टेरिफाइंग सीन सब भी जान के दिमाग में अच्छे से बैठे हुए हैं। जान का अचानक से इस तरीके से शांत रह जाना शाओगी को नोटिस हो जाता है और पूछता है बिग ब्रदर क्या हुआ? जान अपने सर को हिला के बोलता है कुछ नहीं। तभी डुटियानो अचानक से बोलते हैं, कहा जाता है कि डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर हमारे गेट 1000 वर्ल्ड के बाहर से कई इविल क्रीचर्स मौजूद हैं। एट द सेम टाइम इनसे फाइट करने की वजह से हमारे कई एक्सपर्ट्स वहाँ पे जान गंवा चुके हैं। उनकी इनहेरिटेंस और लेगेसीज अब भी अंदर हैं। अगर तुम लकी होते हो तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड मिल जाए। जियान के चेहरे पे सुन के स्माइल आ जाती है। वो बोलते हैं ओह, तो डीमन सप्रेशन प्रिजन्स के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। अब तक जिस प्रिजन में गया था वहाँ पे उसे ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर वैली मास्टर की बात सच है तो इस बार एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। डू टियानोंग बोलते हैं ऑफ कोर्स। अभी अनाउंसमेंट करने वाले टियान लाओ फिर से अपनी उम्दा आवाज में कहते हैं, तो इस 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन के लिए क्या कोई और सवाल करना चाहेगा? लगता है और क्वेश्चंस नहीं थे। चीजें लोगों के दिमाग में क्लियर हो चुकी होती हैं। सभी कंटेस्टेंट्स की एंटिसिपेशन से भरी नजरें टियान लाओ के ऊपर टिकी होती हैं। और ऐसा क्यों था ये हमें अगले पल मालूम पड़ गया था। टियान लाओ अपने दोनों हाथों को फैला के बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं डिक्लेयर करता हूँ कि 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन ऑब्वियसली शुरू होता है। उनकी थंडर क्लैप जैसी आवाज चारों तरफ फैली थी जो लोगों के दिमाग हिला के रख देती है। लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग फिगर्स बॉय भी सिकोड़ लेते हैं। वो कहते हैं मैंने तो सुना था यहाँ पे बस रूल्स अनाउंस होंगे, कंपटीशन तो कल शुरू होना था। ऑफ कोर्स जो लोग
टियानविंग विला में रहा करते थे, उन्हें चीजों की अच्छी जानकारी होती है। वो एक दूसरे तरफ नोट करके बोलते ही लगता है तुम जानते नहीं हो, क्योंकि इस कंपटीशन की ओवरसीयर टियान लाओ है और वही सब कुछ डिसाइड करने वाले हैं। क्या रियलिटी को स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था? और स्ट्रॉन्ग फिगर्स अपने सिर को लाके बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर आज से शुरू होना है तो यही सही। इनकी नजरें फिर से एल्डर टियान की तरफ जाती हैं। इसी पर टियान लाओ के इस बूढ़े शरीर में से शुआ 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 के साउंड के साथ टेरिफाइंग रिबल्स रिलीज होती हैं। वो कहते हैं डीमन सप्रेशन की एक्टिवेट। उनके सीने के सामने एक लाल रंग की चेन अपीयर होती है जिसमें कई पेचीदा पैटर्न्स देखे जा सकते हैं और होता है एक होली ऑरा। टियान लाओ के इस ऑरे को सेंस करके वो पावरफुल लीडर्स जो कि अब तक शांति से अपनी सीट से बैठे हुए थे, वो खुद से बोलते हैं डीमन सप्रेशन की सील को ओपन करने की चाबी। और लगता है इस बुड्ढे की स्ट्रेंथ हर दिन और भी टेरिफाइंग होती जा रही है। धीरे धीरे एल्डर टियान की बॉडी से आने वाला प्रेशर और भी मैजेस्टिक होता जा रहा था। उनके गले की उस शैकल में से एक मिस्टीरियस पावर फैलने लगती है। फिर आसमान में गूंज जाता है एक रोर का साउंड। एट द सेम टाइम स्क्वायर के बिल्कुल ऊपर एक मैसिव सिल्वरी स्पेस गेट अपीयर होता है। जैसे टियान लाओ अपने गले से उस शैकल को उतार के उस स्पेशल गेट की तरफ भेजते हैं। क्रैकल क्रैकल की आवाजों के साथ रिलीज होती है इंटेंस स्पेशल एनर्जी की वेव्स। जब लोग उस गेट के अंदर की सप्रेशन पावर को फील करते हैं, इन सबके दिल ट्रेम्बल होने लगे थे। साफ तौर पे इस जगह के पीछे कुछ लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जानलेवा मौजूद है। वो कहते हैं तो डीमन सप्रेशन प्रिजन का एंट्रेंस है। इसी पल जियान के शरीर के अंदर की होली फ्लेम और दुकीफे के अंदर की रिइंकार्नेशन पावर ये भी उस इविल ऑरा से रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। दोनों अपनी एनर्जी फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने में फोकस करते हैं। टियान लाओ नीचे खड़े कंटेस्टेंट्स को देख के बोलते हैं एवरीवन, अगर आप सब तैयार हो तो चलो अंदर जाओ। 1 2 3 सेकंड। फिर सबसे पहले हवा में उठने वाला टियानन सेक्ट का लुयन था और उसके पीछे होती है उसकी सीनियर सिस्टर नेबुला। ये बिना हेजिटेशन के सिल्वरी गेट के अंदर चले जाते हैं। बस यहाँ से चेन रिएक्शन शुरू हो गया था। सुनाई देती है वुश 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 की आवाजें। दुकीफे भी अपनी कम आवाज में कहती है फेंगयू, तुम यहाँ रुके ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के साथ डिसाइपल्स को इकट्ठा करो, हम आगे जाके चीजें थोड़ा क्लियर करते हैं। फिर वो कहती है लेट्स गो। जियान, शाओगुई, यू सिस्टर्स, ल्यूचिंग, म्यूगे और दुकीफे सीधा डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर चले जाते हैं। पीछे खड़े रह जाते हैं डू टियानोंग जिनके चेहरे पे सोलम एक्सप्रेशंस थे। वो कहते हैं फोर कॉम्पिटिशन सच में अनप्रेसिडेंटेड है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब सक्सेस के साथ वापस लौटोगे। उस स्पेशल गेट में से बूम बूम की आवाजों के साथ पावरफुल रिपल्स रिलीज हो रही होती हैं। ये थी टेरिफाइंग सीलिंग पावर जो खासकर 4 स्टार 2 शान से ऊपर के एक्सपर्ट्स को बाहर रखने का काम करती है। यही कार्ड था जिसकी वजह से अंदर जाने वाले लोगों में से सबसे अच्छी स्ट्रेंथ भी पीक 3 स्टार 2 शान की होती है। जिस पल जियान का ग्रुप उस गेट के संपर्क में आता है, हमें सबके एक्सप्रेशंस को चेंज होते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है इनके दिमाग में खतरों की घंटियां बजने लगी हों। जियान कहते हैं अजीब बात है, ये एंशिएंट चैंगकुन फॉर्मेशन स्टोन इस सब में रेजोनेट क्यों कर रहा है? क्या एंशिएंट चैंगकुन अरे सच में इस डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर मौजूद है? उसकी आंखों में एक अलग ही लाइट फ्लैश हुई थी। जियान कहता है अगर मैं इसे ऑब्टेन कर पाता हूँ तो मेरे लिए एक ट्रेमेंडस हेल्प होगी। वो रिलीज करता है अपनी सोल पावर को जो सबको प्रोटेक्ट करती है। वो डीमन सप्रेशन प्रिजन की और भी गहराइयों में ले जाने लगती है। इस पूरे यन हंटियन के लिए ये प्रिजन एक ग्रैंड स्केल पे खुला था। टियानविंग विला अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है जिससे कॉम्पिटिशन स्मूथली निकले। तो उसकी बात है कि सब करने के बाद भी टियानविंग विला ने एक चीज को मिस कर दिया था, द हिडन सोल सोसाइटी। ये चालाक क्रीचर सोल पैलेस के लोगों के साथ डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर जा चुके होते हैं और इनका गोल क्या है? परहैप्स से जियान के पीछे या फिर इनकी असली टारगेट है पॉइजन डीमन एम्प्रेस। वो भले इविल किंग्स में 6 स्टार 2 शान के लेवल को भी पोजेस करती हो, लेकिन जब बात होती है सामूहिक युद्ध की तो वो डिस्ट्रक्शन का दूसरा रूप थी। थर्ड के साउंड के साथ जियान के ग्रुप के पैर सप्रेशन प्रिजन की जमीन पर लैंड करते हैं। इनके कान में एक शू की तेज आवाज जाती है। स्पेस में सैलाब की तरह ऐसा ऑरा फैला था जो सबकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा महसूस करवा देता है। इस सफोकेटिंग इविल ऑरे को सेंस करके जियान कहता है तो ये पॉइजन डीमन सप्रेशन प्रिजन है। चाहो तो अब देखने पर उसे रियलाइज हुआ था कि डीमन सप्रेशन प्रिजन एक बहुत विशालकाय डेड साइलेंट स्पेस है। ये वहां तक फैला हुआ था जहाँ तक नजरें पहुंचती हैं। उसकी सोल पावर भी इसके किनारों को ढूंढ नहीं पाती है। चारों तरफ गहरे गहरे गड्ढे मौजूद थे जिनमें टूटी हुई हड्डियां देखी जा सकती थी। ये मंजर बता रहा था कि ये मौत तांडव करती है तो होता क्या है। यहाँ का वो डेडली ईरी साइलेंस चीजों को और ज्यादा डरावना और सिनिस्टर बना रहा था। ये स्पेस देखने की क्षमता को भी बहुत रिस्ट्रिक्ट करता था और चारों तरफ फैली होती वो थिक अजीब सी एनर्जी बिल्कुल रेंगते हुए सांपों की तरह जो कि इन सभी हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ रही थी। ध्यान से देखने में मालूम पड़ता है कि एनर्जी कई चेन से आ रही है जो कि अपनी एक अलग ही ऑरे को रखती थी। शाओगुई चादर देख के बोलता है ब्रदर यहाँ एक्चुअली में इस वर्ल्ड में इन दोनों के अलावा और कोई देखा नहीं आ सकता था। जैन सराउंडिंग्स को स्कैन करके बोलता है लगता है हम सेपरेट हो गए हैं, हमें रैंडमली टेलीपोर्ट किया गया है। शाओगुई को नेचुरली जान पे भरोसा था इसलिए फिर से पूछता है बिग ब्रदर तो हमें क्या करना चाहिए। जान की नजर इस बाउंडलेस इविल ऑरे
को भेजती हुई लॉक हो जाती है ग्रैंड लेगन हल्के से पैलेस की तरफ, जो कि इस डार्क वर्ल्ड के बिल्कुल बीच में था। जैन इशारा करके बोलता है वहाँ पे, लगता है वो इस प्रिजन का सेंटर होगा। उस पैलेस में से एक पावरफुल ऑरा रेडिएट हो रहा था और इसे कई फोर्सफुल सील्स ने ढक रखा होता है, जिनमें चमकने वाली लाइंस देखी जा सकती थी। बिना गैस के जैन सर्टेन था कि यही वो जगह होगी जहाँ पे इस प्रिजन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी को कैद करके रखा गया होगा, द पॉइजन डीमन एम्प्रेस। अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फैलाते हुए बोलता है चलो पहले सिचुएशन को समझा जाए, फिर हम बाकियों की तलाश में निकलेंगे। ओसीजीसी की आवाजों के साथ चलने वाली हवाएं दोनों को काफी ऑप्रेसिव फोर्स फील करवा रही थी। तो 3 स्टार दोषण होने के बाद भी इन दोनों के लिए ये ऑरा खतरा होता है। जैन स्पेस की वास्टनेस यानी कि चौड़ाई को देख के बोलता है इस डीमन सेपरेशन प्रिजन में चारों तरफ इविल एनर्जी है। ग्रेट 1000 वर्ल्ड के कई पावरफुल एक्सपर्ट्स यहाँ अपनी जान गंवा चुके हो, लेकिन उनके रिलैक्स को ढूंढना इतना आसान भी नहीं होने वाला। हमें धीमे धीमे तलाश करनी होगी। ये स्पेस जो किसी जंगल की तरह लगता है, इसमें जीवन का नाम और निशान महसूस नहीं होता, ना कोई हरियाली थी, बस एक खंडर जैसी जगह होती है जब मॉन्स्टर्स इविल एनर्जी का राज है। ये लोग जस्ट यहाँ से जाने वाले होते हैं तभी पास के एक सूखे हुए पेड़ में से सुश के साउंड के साथ एक मेलेवोलेंट ऑरा फैला था। एक इंस्टेंट में ब्लैक एनर्जी के थ्रेड्स हवा में कंडेंस होकर बड़े से जायंट पाइथन को बनाते हैं। ये पाइथन 100 मीटर बड़ा रहा होगा और बना था ब्लैक इविल एनर्जी से। इसके ब्लड कलर्ड ग्लो में से जियान को एक अलग ही खतरा महसूस होता है। वो चेतावनी देता है शाओ को ये पीछे रहो। ऑफ की साउंड के साथ उसकी बॉडी को पावरफुल फ्लेम्स ढक लेती है और उसके कदम आगे बढ़ने लगते हैं। जियान के अप्रोच से पाइथन तुरंत ही रिएक्ट करता है। गूंजी थी हिसकी साउंड, अपनी पैनी आंखों के साथ वो आगे शूट हो जाता है। हालांकि इस पाइथन में कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन इसके पास वो किलिंग इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो कि जियान के फ्लेम से डेंजर सेंस करती है। अपनी बॉडी में होली फ्लेम की फ्लक्चुएशंस को दबाते हुए जियान अपने हाथ को उठाता है। फ्लेम कंडेंस होने लगी थी। इस पाइथन की स्ट्रेंथ होती है 3 स्टार दोषान के अर्ली स्टेज पे। इस प्रिजन के अंदर भले टेरिफाइंग हो, लेकिन इसके सामने जियान को होली फ्लेम का यूज भी नहीं करना था। वो बस अपने दोषान और से डील कर सकता था। यहाँ अपनी होली फ्लेम को रिवील करना और बड़े खतरों को बुला सकता है। जियान के सप्रेसिंग ऑरे को सेंस करके पाइथन फिर से हिसिंग आवाजों के साथ अपनी बॉडी को कॉल करने लगता है। मतलब गोल गोल होता है ना जो, फिर अपनी जबड़ी को खोल के आगे शूट हो गया था। जियान बोलता है ड्रैगन गॉड फर्स्ट ट्रांसमिशन। बूम की साउंड के साथ रिलीज होता है उसका टेरिफाइंग ऑरा। ड्रैगन गॉड की फर्स्ट ट्रांसमिशन के एक्टिवेट होते ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एक खतरनाक स्तर तक चली जाती है। सुनाई देती है पफ की आवाज। जियान का एक झटके में बढ़ने वाला हाथ सीधे उस पाइथन के बड़े से सर को पकड़ लेता है। वो पाइथन स्ट्रगल करने लगा था। आजाद होने के लिए हम उसकी बॉडी को ट्विस्ट होते हुए देखते हैं, लेकिन जियान की नई स्ट्रेंथ और फ्लेम के इफेक्ट की वजह से उस पाइथन के लिए चीजें बिल्कुल आसान नहीं होती। वो बिना हेजिटेशन के रिलीज करता है अपने ब्लड कलर की फ्लेम्स को। वो कहता है ग्रेट हेवली सीड क्रिम्सन फ्लेम सी। उसकी बॉडी से शुआ शुआ की आवाजें गूंजती हैं और फ्लेम सैलाब की तरह चारों तरफ फैलने लगती हैं। इस स्पेस में पाइथन का वो दर्द भरा रोर गूंजता है। ऑफ कोर्स मौत के आने से पहले। हाउएवर इससे पहले सच में जल के राख हो पाता। नीचे से एक चेन उभरती जो कि इस पाइथन से जुड़ी होती है। इसे देख के जियान की आंख में एक अजीब सी लाइट फ्लैश हुई थी। उसे कुछ एहसास हो जाता है। वो फटाक से अपनी फ्लेम्स को वापस करके बोलता है चलो। अपनी जान को वापस पाके पाइथन भागना शुरू कर देता है, मतलब रेंगना तेजी से। वहीं पे जियान और शाओगुई उसका पीछा करते हैं। साफ तौर पर प्लान होता है बड़ी मछलियों को पकड़ने का, जिससे और भी ज्यादा पॉइंट्स को ऑब्टेन किया जा सकेगा। गूंजती है स्विश स्विश की साउंड। वो डेमोनिक जायंट पाइथन एक इविल ऑरे से बना हुआ था। जियान इसे डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं करता क्योंकि उसने उस चेन में से एक स्ट्रेंज प्रेजेंस फील करी थी, जो कि इस पाइथन का सोर्स होगा। चुपचाप से पाइथन को फॉलो करते करते ये लोग पहुंच जाते हैं गुफा के सामने, जो कि काफी पिक्यूलियर थी। इस गुफा का छेद गोलाकार का होता है, जिसे सीलिंग फोर्सेस ने ढक रखा था। हम उस डेमोनिक पाइथन को स्लिदर होके उस केव के सामने अपीयर होते हुए देखते हैं। फिर वो अचानक से इविल चेन्स में बदल के अंदर चला जाता है। जब जियान इस सीन को देखते हैं वो भौं से गोड़ के बोलते हैं चेन्स। लगता है अंदर कुछ पावरफुल सील्ड है। वो केव की तरफ जाने लगता है। इन चेन्स को सराउंड करने वाले वो पैटर्न्स नॉर्मल लोगों के लिए काफी डरावने होते हैं। भले समय की गुजरने की वजह से डिकेड दिख रहे हो, लेकिन क्या चीजें सच में इतनी आसान थी? एक कोल्ड साउंड के साथ जियान खुद को और शाओगुई को अपनी फ्लेम से ढक लेता है। क्योंकि शाओगुई ह्यूमन और घोस्ट का हैबिट होता है, इसलिए सिनिस्टर एनर्जी उसे ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन तब भी जियान उसे खुला नहीं छोड़ सकता था। ये जस्ट केव के अंदर जाने वाले होते हैं, तभी अंदर से एक हल्की लेकिन सिनिस्टर आवाज आती है जो कहती है कोई आ रहा है। बहुत समय हो गए जब डीमन सेपरेशन प्रिजन के अंदर फ्रेश ह्यूमन एंटर हुए हैं। आहा डिलीशियस। जियान गुर्रा के बोलता है फ्लेम और उसको हाथ क्लैटर के साउंड के साथ सबसे पास की चेन्स में जाके टकराता है। ये एक एक्सप्लोसिव स्ट्राइक थी जिसे चेन थरथराने लगती है। फिर पफ पफ के साउंड के साथ ये पाउडर में बदल जाती है। जियान कहते हैं अंदर क्यों छुपे हुए, बाहर आओ। तुरंत ही केव से वो टेरिफाइंग ऑरा फैलने लगा था। केव की गहराई में वो ब्लैक मिस्ट बोलती है अर्ली स्टेज
3 स्टार दोशियान, नॉट बैड लड़के, तेरे पास गट्स हैं। जियान भी स्माइल के साथ बोलता है पैनिक मत हो, मैंने इस डेमोनिक पाइथन को जानबूझ के बख्शा था क्योंकि हमारा असली टारगेट तुम हो। अचानक से एक ब्लैक रोड फिगर जिसे काले रंग की थिक मिस्ट ने ढक रखा था और शू की आवाज के साथ केव की शैडो से बाहर आता है। वो हाँ करके बोलता है यह घमंडी लड़का है। इस डीमन सप्रेशन प्रिजन में एंटर करने वाला कोई भी इंसान यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट पाया। इस एंटिटी को देख के जियान आंखें नैरो करके बोलता है ओ एक अर्थ लेवल का इविल क्रीचर। इस बार सरप्राइज होने की बारी थी उस फिगर की। वो एक डिसबिलीफ से भरी आवाज में बोलता है तो तुम्हें हमारी रेस की हायरार्की पता है, आखिर हो कौन तुम? इविल रेस की रैंकिंग्स के बारे में बस वही लोग जानते थे जो सच में एंशिएंट फोर्सेस से बिलोंग करते हैं। वैसे रैंकिंग होती है हेवन, अर्थ, वेनरेबल और एम्परर। जन कोल्ड आवाज में कहता है तुम बस एक रेमिनेंट इविल एनर्जी रह गए हो जिसे इविल रेस का एक्सपर्ट भी नहीं कहा जा सकता। और जहाँ तक बात रही मेरी, मैं तुम्हें हेल तक भेजता हूँ। फ्लेम बर्स्ट गूंजती फर्श की आवाज उसकी बॉडी से ब्रिलियंट क्रिम्सन फ्लेम से रप्ट होती है और वो फायरी और सीधे उस ब्लैक मेस को घेर लेता है। वो फिगर भी कोल्ड साउंड के साथ बोलता है नॉट बैड, ये तुम्हारी फ्लेम थोड़ी अलग तो है, लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? मूर्ख, ये हमारा डोमेन है। अटैक का नाम था फैंटम शैडो, एक डार्क मिस्ट का गोला तेजी से जियान को निशाना बनाने लगा था। जियान इसे डॉज नहीं करता है। गूंजती है बैंग 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 की आवाज है। वो फिगर धाड़ के बोलता है डिमोनिक हैंड। वो इविल में से एक सिनिस्टर से बड़े से हाथ में बदल जाती है जो कि कई 100 मीटर बड़ा होगा। इसके अंदर न जाने कितने विक्टिम्स का खून था। रेडिएट हो रहा था एक सफोकेटिंग प्रेशर। इस चीज को देख के जियान हवा में रुकता है। वो अपनी रूलर को बाहर निकाल के बोलता है एक अर्थ लेवल का बीइंग, और वो भी 3 स्टार दोशियान रेल में। वो ब्लैक मिस्ट गुर्रा के बोलती डिमोनिक हैंड इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। वो मैसिव आर्म नीचे की तरफ आती है। इसके जवाब में जियान स्माइल के साथ बोलता है परफेक्ट टाइमिंग। फिर ये लो हेवन शिफ्टिंग रूलर। उसकी बॉडी में ग्रेट हेवली सीड की पावर सीधा एंशिएंट रूलर में फ्लो करती है। क्रैश के साउंड के साथ एक बड़ा सा रूलर ग्लो निकला था जिसका डिस्ट्रक्टिव ऑरा उस सारी ब्लैक मिस्ट को खा जाता है। हम स्पेस को भी चरमराते हुए देखते हैं। अपने इस अटैक की ऐसी हालत को देख के वो ईवर ब्लैक मिस्ट चीख के बोलती है बैस्टर्ड, अब तो तूने क्या किया? अपनी कोल्ड नजरों के साथ जियान फिर से अपनी रूलर को उठाता है। फ्लेम्स की माइट फिर से इकट्ठी होने लगी थी। जियान कहते हैं तुझे पहले अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। उस काले धुएं में से एक मॉन्स्टर रोड की आवाज गूंजती है। उसके अंदर से रिलीज होने लगती है वायलेंट फ्लक्चुएशंस जो एकदम ब्लैक फायर जैसी लगती है। इसकी स्पीड भी अचानक से बढ़ जाती है। जियान भी अपनी थंडरस आवाज में कहता है नहीं, तुम्हारी मेरे सामने सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की क्वालिफिकेशन नहीं है। वन फिंगर ऑफ द हेवंस समन्स द हेवनली फ्लेम। उसका ग्रेट हेवनली सीड इंस्टेंटली इस पूरे एरिया को ढक लेता है और एक भयानक सी लाल रंग की उंगली सीधे उस ब्लैक मिस्ट में शूट हुई थी। उसकी आवाज के साथ और ब्लैक मिस्ट कोलैप्स हो जाती है। हम उसे बिखरते हुए देखते हैं। साफ तौर पे उस एंटिटी को गहरी चोटें पहुंची थी। अब पागलपन की वजह से इविल फिगर हंस के बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे साथ मरो। जवाब में जियान अपने हाथ को उठाता है। ये था 2 फिंगर्स ऑफ द हेवंस वैनिश। एक और हाथ जिसकी 2 उंगलियां बाहर की तरफ खुली होती है और वर्ड को चीर के फिर से उस मिस्ट से टकराता है। एक शॉकिंग बूम का साउंड गूंजा था। अगले पल वो मिड स्टेज अर्थ लेवल की एंटिटी इस डीमन प्रिजन और दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जैसे सिनिस्टर एनर्जी वैनिश होती है, जियान के हाथ के ऊपर हमें एक सॉफ्ट ग्लो को अपीयर होते हुए देखते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि रोशनी आ रही एक जेट टैबलेट से और इस पे नंबर था 110। सवाल ये कि क्या ये 110 नंबर काफी है या जियान से पहले ही कई लोग और भी कई हाई स्कोर्स को ऑब्टेन कर चुके हैं। खैर इसके बारे में हम शायद नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, लेकिन उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डीमन टाउन के ट्रेजर की। वो क्या होने वाला है, मुझे लगता है आप भी उसके बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हो गए। फिर हमें सोल क्लैन की फोर्सेस से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, खासकर वो बंदा जिसका नाम है मोयू। और आखिरी चीज को हम छोड़ते हैं सरप्राइज के रूप में। अगर आप उस एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों से कल का इंतजार नहीं हो रहा होगा। डोंट वरी, हमने उसका भी इंतजाम कर रखा है। अब ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को, जैसे हर शाम को रिलीज होने वाली अर्ली एक्सेस एपिसोड्स आपके पास कंटिन्यूअसली पहुंचेंगे। ऑफ कोर्स वो लोग जो कि हमेशा एक्सक्लूसिवली 2 से 3 एपिसोड सबसे आगे रहना चाहते हैं, अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी पर अपग्रेड कर सकते हैं। चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा, जिसे टैप करके आप सारे प्लान्स को चेकआउट कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको कितना पसंद आया है हमें कमेंट्स में लेकर जरूर बताना। हम आपके फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं।